जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले का 1 और 2 नंबर सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए। एक ज्ञान बिंदु न्यू बैच में एक कराया गया प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस का। रोशन आनंद सर की तरफ से करवाया गया था। ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ था बिहार पुलिस का, उसी बैच का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सेट नंबर 3 है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आंसर दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, इस तरह अनुभव कीजिएगा और आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, आपका कितना नंबर आ रहा है, ये सब कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये टेस्ट नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से दिखिएगा और आंसर देना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। क्या होगा आंसर? निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवालोपनिषद में मिलता है। किसमें? जवालोपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनी नहीं था लेकिन निर्याकस था, आनोसिक्रेटस था, आस्टियोबुलस था। ये तीनों जो है ना सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था। कौन कौन? निर्याकस, आनोसिक्रेटस, आस्टियोबुलस था। मेगास्थनी नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है महापुराणों को कुल संख्या कितनी है? महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है? 18। याद रखिए कितना? 18। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? बताइए, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीवाने कोही है। कौन है? दीवाने कोही, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्णदेव राय ने किया था। कौन किया था? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सादतुल्ला खान ने किया था। कौन किया था? सादतुल्ला खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था? कॉर्नवालिस। और आज आप जो है ना इसका अगर चाहते हैं पीडीएफ लेने के लिए, इसका टेलीग्राम पे हम पीडीएफ डाल देंगे। 1 और 2 नंबर सेट का डाला हुआ है, ये 3 नंबर सेट का हम डाल देंगे टेलीग्राम पे। और डेली टेस्ट भी होता है, टेस्ट ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, जिसपे पीडीएफ मिलता है। और इस सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे से आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि बिहार दरोगा के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट होता है। और शाम में जो 6:30 बजे एडिटेरिया पाजर का बुक जो निकाला गया था ना एडिटेरिया की तरफ से, वो भी उसका शाम में 6:30 बजे टेस्ट होता है। तो दोनों टेस्ट ग्रुप और पीडीएफ ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका रिवीजन ज़्यादा अच्छा होगा। जितना पढ़ने से नहीं होगा, जितना पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका याद जो है ना क्वेश्चन का लेवल और याद करने का मतलब माइंड पावर बढ़ जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही हेल्पफुल मिलेगा। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट का भी ग्रुप है, तीनों ग्रुप का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भारत जवाहर मल का था? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो 8 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कूका आंदोलन का था। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हम 2 बार हर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आपको अच्छे से वीडियो देखिएगा ना तो सारा क्वेश्चन आपको एक बार में याद हो जाएगा। एक बार में अगर अच्छे से लगे कि हाँ 100% याद नहीं हो रहा, दोबारा फिर देख लीजिए। लगभग 28-30 मिनट का वीडियो रहता है। 100 क्वेश्चन आराम से 75-80 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा आपका। और ऐसे भी हम हर एक क्वेश्चन का 2 बार रिपीट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक अच्छे से आपका सारा ध्यान अगर वीडियो पे रहेगा ना, आपका हर क्वेश्चन याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा था कि इनमें से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो कूका आंदोलन का था। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व जब इलाहाबाद से किसने किया था? 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लियाकत अली खान ने किया था। कौन किया था? लियाकत अली खान ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बोल रहा है। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करजन ने कहा था। कौन कहा था? करजन ने। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 को किया गया था। 7 अगस्त 1905 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं? याद रखिए 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल एंजेलो का है। किसका है? माइकल एंजेलो का। क्वेश्चन बोल रहा था द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं? तो माइकल एंजेलो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि असत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा, उसका चयन करें। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। नहीं, ये गलत है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है ना ट्यूडर वंश से था। याद रखिएगा, ट्यूडर वंश से था। ट्यूडर वंश, यहाँ पे ना स्टुअर्ट वंश नहीं हुआ, ट्यूडर वंश से संबंधित है, तब हो जाके सही होगा। इसमें सही क्या है? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था, ये भी सही है। सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, सही है। और गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ये भी सही है। यहाँ पे स्टुअर्ट वंश नहीं हुआ, यहाँ पे ट्यूडर वंश होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? बताइए, कौन सा आंसर होगा? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है असत कथन का मिलान कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन जो है ना, ये महाद्वीप दिया हुआ है, चुप पर्वत चोटी दिया है, कौन सा इसमें जो है ना महाद्वीप गलत है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप का जो है ना माउंट किलिमंजारो नहीं होगा। यूरोप का क्या होगा? देखिए यूरोप का जो है ना माउंट एलब्रूस होगा। याद रखिएगा, यूरोप का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एलब्रूस। याद रखिएगा क्या है? तो माउंट एलब्रूस। और माउंट किलिमंजारो किसका है? याद रखिए माउंट किलिमंजारो तंजानिया का है। याद रखिएगा माउंट किलिमंजारो किसका है? तंजानिया का। ये डी नंबर गलत था। यूरोप का हो जाएगा माउंट एलब्रूस और तंजानिया का हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। इसमें सही क्या क्या है? उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले सही है। दक्षिण अमेरिका का ओजस डेल सलाडो सही है। ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? तो माउंट कोसियोको, बिल्कुल सही है। यूरोप का माउंट एलब्रूस, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो। क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। झारखंड से नहीं गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। टोटल जो है भारत का जो मानक समय है टोटल 5 राज्य से गुजरता है। याद रखिए टोटल 5 राज्य से। 5 राज्य कौन कौन है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये सभी 5 राज्य से जो है ना मानक समय रेखा गुजरता है। मानक समय रेखा कितने डिग्री पे है? तो 82.5 डिग्री। याद रखिए कितना? 82.5 डिग्री। याद रखिएगा। और ये 5 राज्य से गुजरता है। कौन कौन 5 राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। झारखंड से जो है ना नहीं गुजरता, इसलिए झारखंड गलत आंसर है। क्वेश्चन 17 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बोल रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम नहीं बनाता है, लेकिन उत्तराखंड बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा बनाता है? नेपाल के साथ टोटल 5 राज्य सीमा बनाता है। टोटल यहाँ भी 5 राज्य सीमा बनाता है। याद रखिए 5 राज्य कौन कौन है? तो पहला याद रखिए यूपी, और दूसरा याद रखिए बिहार, दूसरा बिहार, तीसरा सिक्किम, चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा उत्तराखंड। तो नेपाल से जो 5 राज्य है ना सीमा बनाने वाला, कौन कौन है? तो यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड है। ये 5 राज्य है, लेकिन असम से जो है सीमा नहीं बनाता है। याद रखिए यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बोल रहा है भारत में प्रवेश करती है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांग्याप नदी से। ठीक है, यांग्याप से करता है, दर्रा से।
क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन सा अलग करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जानते हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है किन्हीं में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है, बताइए कौन सा जलप्रपात जो है ना चंबल नदी पर स्थित है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इधर आइए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुलिया जलप्रपात पे स्थित है, चुलिया पे, याद रखिए चुलिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तटों पर वर्षा किस मानसून कारण होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून कारण होता है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी मानसून कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। सबसे ज़्यादा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या होगा मणिपुर। सबसे ज़्यादा केरल में है, उसके बाद मणिपुर सबसे कम है। याद रखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, बताइए कौन सा जो परियोजना है सतलज नदी पर अवस्थित है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रियो डे जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल में स्थित है। कहाँ, इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं का जो वोट देने का अधिकार मिला था वो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 हाथ पे बोल रहा है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम थे। कौन थे, जगजीवन राम। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार का है। कितने प्रकार, 3 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, याद रखिए किस राज्य में होगा, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में नहीं है। टोटल जो है ना 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन राज्य है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में कितना 78, याद सीट भी याद रखिए, महाराष्ट्र में कितना 78। उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कितना है, तो 58, ये भी याद रखिए, इसमें कितना सीट है, तो 58 है। और उसके बाद बिहार में कितना है, बिहार में 75 है। और एक कर्नाटक में कितना, तो कर्नाटक में भी कितना 75 है, कर्नाटक में भी याद रखिएगा। और एक है तेलंगाना में कितना है, तेलंगाना का बात करें, तेलंगाना में कितना है, तो तेलंगाना में देखिए सीट की संख्या 40 है, तेलंगाना में 40 है। तेलंगाना का बात करें तो 40 है। और यूपी में बात करें, यूपी में कितना है, तो यूपी में 100, सबसे ज़्यादा क्या है, यूपी में 100 है। तो 6 राज्य में है। कौन कौन, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और तेलंगाना। महाराष्ट्र में सीट की बात करें 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58, कर्नाटक में 75, यूपी में 100, तेलंगाना में 40। क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 124 के तहत। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राष्ट्रसभा के सदस्य थे, बोल रहा है ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन थी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। नमक, याद रखें नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 बार किया जाता है। कितना, 3 बार। नेक्स्ट है, एक पेटा में 10 का कितना घात होता है। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 पर 15 घात होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। संवेग का जो एसआई मात्रक क्या है, तैयारी है। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि जी का मान महत्तम कहाँ होता है। जी का जो मान होता है महत्तम कहाँ होता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पे होता है। जी का मान जो महत्तम होता है ध्रुवों पे, कम होता है विषुवत रेखा पे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है। बोल रहा है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा होने का रहता है। क्या होता है, वर्षा। अगर एकाएक गिरेगा तो आंधी आएगा, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ होगा, याद रखिएगा। और धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा, वर्षा होने का। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, बोल रहा है ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। तो 41 का राइट आंसर होगा, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, विवर्तन, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को उपस्थिति को बताता है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा यंत्र है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर है। क्या है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया तो हम लोग को लग गया था क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर पश्च दर्पण अगर यहाँ लिखता सिर्फ तो लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा पता नहीं कौन सा दर्पण पूछ रहा है, इसलिए सबको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण मतलब साइड मिरर इसको बोलते हैं के रूप में किया जाता है, याद रखिए, सबको पता है। 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, खनिज तेल या कच्चे तेल से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई नेक्स्ट पे, बोला एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर ताप गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होगा, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉयल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, बोल रहा है लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 57 से 71 तक आता है। नेक्स्ट है, धोबन सोडा के रासायनिक सूत्र क्या है। धोबन सोडा के रासायनिक सूत्र क्या है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 इंटू 10H2O। धोबन सोडा का सूत्र का बात करेगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर खाने का सोडा बात करें NaHCO3, ये खाने का है। देखिए क्या है, खाने का NaHCO3 या धोने का Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन 49 का बोल रहा है कि पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवण के कारण होता है। पत्तियों में जो रंग पीला होता है किस वर्णीय लवण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर 49 का क्या होगा, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेटिन के कारण होता है। किसके कारण, कैरेटिन के कारण होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का बोल रहा है कि गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है, टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटिलोक्स कहा जाता है, कोटिलोकस कहा जाता है, याद रखिएगा। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, कोटिकोलस कहा जाता है, कोटिकोलस। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं।
तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्ट्रॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पुष्प का कौन सा भाग पुरुष मतलब नर जननांग है। पुरुष का जो कौन सा भाग है पुरुष नर जननांग है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुमंग है। क्या है? पुमंग। नेक्स्ट है कि पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बोल रहा है कि पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिजेंस को कहा जाता है। किसको? फ्लोरिजेंस को। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगारू का। किसका? कंगारू का। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में कुल कितने कृतक दांत पाया जाता है। मनुष्य में जो है ना कुल कितने कृतक दांत पाए जाते हैं। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 पाए जाते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। नेक्स्ट है हिपेरिन। बोल रहा है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत से होता है। नेक्स्ट है, ये तो मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा, पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहाँ से मैथ का सोल्यूशन है देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, या तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, रुकिएगा, आप इसको देख लीजिएगा बना करके। 58 का, क्योंकि अगर मैथ बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 59 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, कब मनाते हैं। याद रखिए 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोमपेन है। क्या है? नोमपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया जाता है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन बुक में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसियां हैं। निम्न में से कौन मलेशिया की समाचार एजेंसियां हैं। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरनामा है। क्या है? तो बरनामा। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है। तो अश्वघोष है। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है केंद्रीय सड़क अनुसंधान। क्वेश्चन 68 बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में किया गया था। नेक्स्ट है आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी प्रकाशम को जाना जाता है। किसको? टी प्रकाशम को। क्वेश्चन नंबर 70 है ऊषा थोराट समिति का संबंध किससे है। ऊषा थोराट समिति का संबंध किससे है। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से। पूरा ऊषा थोराट समिति का संबंध किससे है। तो देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है। क्वेश्चन नंबर 71 पे बोल रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था। 71 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 20 रुपया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था और वर्ष 1867 से 68 में किया था और प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था। तो 20 रुपया था। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, साइमन कुजनेट्स को। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 को स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था। कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता।
दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज अडवाणी जीता था। किसने? पंकज अडवाणी। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर साइन किया है, हस्ताक्षर किया है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांगो गणराज्य है। कौन है? कांगो गणराज्य। क्वेश्चन 77 बोल रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसमें बोल रहा है कौन सही है, इसमें इसका 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ, नया सीईओ है, बिल्कुल सही है। और एस अब्दुल नाजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी रह चुके हैं। एस अब्दुल नाजीर सही है। अब बीवीआर सुब्रमण्यम क्या है? नीति आयोग के सीईओ है। बीवीआर सुब्रमण्यम क्या है? नीति आयोग के सीईओ। तीनों कथन ना सही है। क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में किया है। नेक्स्ट है, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता है, रजत पदक। नेक्स्ट है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का आंसर हम बताते रहे, पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहाँ से लेकर के बना लीजिएगा, ठीक है। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मैथ का है, 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4% है। 81 का आंसर होगा, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 का बात करें तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 800 रुपया है। 83 का ऑप्शन नंबर डी। 83 का आंसर बोले तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री है। 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 144 रुपया है। 83 का आंसर बोले तो 85 का जो मैथ का क्वेश्चन 85 का आंसर बोलेगा तो ऑप्शन नंबर ए, 1575.20। 83 का आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 86 का आंसर बोलेगा तो 86, आप वीडियो को रोक के भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो पीडीएफ से ग्रुप में सेंड कर देंगे, पीडीएफ से बना लीजिएगा। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 है। कितना है? 50। वह संख्या कितना? 50। 87 का राइट आंसर बोलेगा तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, -2.2/9। नेक्स्ट 88 का राइट आंसर होगा 88 का ऑप्शन नंबर डी, 6:4:3 है। 89 नंबर क्वेश्चन पे 89 नंबर का आंसर होगा 89 का ऑप्शन नंबर सी, -10 है। 90 का राइट आंसर होगा 90 का ऑप्शन नंबर ए, 51 है। अब हिंदी का क्वेश्चन 91 का बोल रहा है, 91 नंबर हिंदी से है, बोल रहा अंत 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 गोग अंत तोग तवा, अंतोगतवा जो है ना, इसका बोल रहा है क्या होगा संधि विच्छेद, यानी कि 91 नंबर का होगा, ऐसा सा नाम रहता है। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अंता जोड़ गतवा, अंतोगतवा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का जो पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंबर नहीं है, दिनकर नहीं है, पुष्प नहीं है, नीरज होगा, याद रखिएगा। अंबर का जो पर्यायवाची शब्द है ना, नीरज है, याद रखिएगा। 92 का ऑप्शन नंबर सी। मिश्र वाक्य क्या है बताइए? मिश्र वाक्य क्या है? तो बोल रहा है मिश्र वाक्य कौन सा है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके पास जो कुछ है वह खो गया, उसके पास जो कुछ है वह खो गया, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है कि हाथी की स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 94 का जो आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, या हाथनी होगा। सही आंसर क्या है? तो हाथनी सही लिखा हुआ है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हाथनी, ये सही लिखा हुआ है, हाथनी ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? कौन सा शब्द जो है उभयलिंगी है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर क्या है? उभयलिंग। डॉक्टर स्त्री, ये दोनों मतलब स्त्री पुल्लिंग दोनों होता है, तो उसको उभयलिंग बोलते हैं। यहाँ पे डॉक्टर है, याद देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव, चार अल्टरनेटिव वी हैव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग फॉर आइटम फ्रेज टू पोक वंस नोज इनटू। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू इंटरफियर होगा, टू इंटरफियर। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। एक ग्रुप ऑफ पीपल वी हु हैव नो परमानेंट एवॉर्ड है, सॉरी, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट एवॉर्ड बट वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफ प्लेस। तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नोम्ड होगा, नोम्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर बोल रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। बोल रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम सिनोनिम बोल रहा है फॉर द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम क्या होगा? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यूरल। क्यूरियल होगा, क्यूरियल, क्रूरल, क्रूरल। क्वेश्चन 99 बोल रहा है कि चूज द वर्ड दैट द अपोजिट इन चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। कार्टलेट का क्या होगा? कार्टलेट का हो जाएगा 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेंथेंड होगा, लेंथेंड। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है। इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, चूज ए नो इम्प्रूवमेंट एंड ए आंसर इन दी सेंटेंसेस टू ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? तो ही स्टार्टेड ए न्यू जॉब ऑन ट्यूसडे। इसमें सही अर्थ क्या होगा ऑप्शन में? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए न्यू जॉब होगा। यहाँ पे न्यूली जॉब नहीं हुआ, यहाँ पे ए न्यू जॉब भराएगा। तो ये था सेट नंबर 3 था। सेट नंबर 3 कम्प्लीट हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छे से देखिए, जितना हो उतना रिवीजन कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। और इसका जो मैथ है, सारा मैथ और इंग्लिश है, तो जितना इंग्लिश का तो हिंदी का जितना सेट लगाइएगा, हर क्वेश्चन आपको सेट में मिलेगा। आपको इंग्लिश हिंदी ऐसा ही सेट से मजबूत हो जाएगा, और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं अलग से। अगर ज़्यादा होगा तो आपको मैराथन क्लास देख लीजिएगा, सब हो जाएगा क्लियर। तो सेट नंबर 3 कम्प्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ ग्रुप, टेस्ट ग्रुप, और टेस्ट भी लगाइए, क्योंकि टेस्ट लगाने से आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन आनंद सर की तरफ से निकाला गया था, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट न्यू बैच में कराया गया था। इसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, याद रखिएगा। इसके पहले का 3 सेट जो है ना अपलोड कर दिया गया इसी चैनल पे। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो अगर आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए। तीनों सेट अपलोड हो चुका है, फुल प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही अच्छा तरह से जो है ना इसको सजाया गया है सेट प्रैक्टिस को। इसी आधार पर जो है ना आपका एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप तीनों सेट जाके उसको देख लीजिए, नहीं देखें तो आज सेट नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। एक क्लास में कराया हुआ प्रैक्टिस सेट है, न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ था बिहार पुलिस में, उसी में एक कराया हुआ सेट है। तो अच्छे से देखिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो को देखते देखते ही सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, आंसर आपको जरूर देना है। लास्ट में बताइए कि आपका स्कोर कितना आया, और वीडियो कैसा लगा, ख़राब लगा, अच्छा लगा, जो भी आपको लगेगा आप जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, और वीडियो में ही अच्छे से देखिएगा ना, सारा हम क्वेश्चन याद करवा देंगे, क्योंकि हमको वीडियो में क्वेश्चन ही इतना रिपीट करते हैं कि आपको क्वेश्चन ही याद हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बृहदर था। याद रखिए कौन था? बृहदर था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था? मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगाड़ा बजाने में क्या था? निपुण था। कौन था? सम्राट अकबर था। याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछे कि मुगल सम्राट अकबर कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था, तो नगाड़ा बजाने में क्या था? निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? चौथ होगा, चौथ। और चाहिए इसका, अगर आपको प्रैक्टिस इसका पीडीएफ आपको चाहिए, इसका हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। अपना ग्रुप इसी नाम से, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके ना आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। उस ग्रुप में हम पीडीएफ डाल देंगे। 3 पीडीएफ हम डाल चुके हैं, और भी बहुत सारा पीडीएफ उसमें डालते हैं। और इसका टेस्ट भी होता है, टेस्ट ग्रुप अलग ग्रुप बनाया गया है, उसमें बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के सिलेबस पे आधारित टेस्ट होता है। तो और शाम में ड्यूटेरिया 6:30 बजे भी टेस्ट होता है। तो टेस्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, और पीडीएफ भी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको लाभदायक मिलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सूरजदौला कहाँ के नवाब थे?
मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के थे। क्या बोल रहा है? बंगाल का। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा जिनकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है मैकाले, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1835 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1835 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें, बोल रहा है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया के किया था। क्या था? ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, कौन नहीं था? बोला क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो कौन शामिल नहीं था? नो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वोहरा शामिल नहीं थे, लेकिन मास्टर अमीर चंद्र शामिल थे, भाई बाल मुकुंद शामिल थे, अवध बिहारी क्या थे? तो शामिल थे। तो नो का जो आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वोहरा ये शामिल नहीं थे, लेकिन तीनों ये शामिल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है? तो इसका याद रखिएगा 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है ना सही है। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन्यास सेन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन थे? सन्यास सेन थे। और सन्यास सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। सन्यास सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। और पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन की क्या हुई थी? पद्धति की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए, बोल रहा है कि पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ? पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? इटली में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, बोला यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र की करते थे। किसका? शुक्र के। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? शुक्र का करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13 है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 में जनजाति दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो गद्दीस जनजाति जो है ना, गद्दीस जनजाति है तमिलनाडु, इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। गद्दीस जनजाति कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। और टोडा कहाँ हो जाएगा? टोडा हो जाएगा तमिलनाडु का, टोडा तमिलनाडु का। और खासी कहाँ का है? खासी है जो मणिपुर का है, याद रखिए। खासी कहाँ का? तो खासी मणिपुर का है। सॉरी खासी ना, मेघालय, सॉरी। देखिए टोडा तमिलनाडु का है, टोडा कहाँ का है? तमिलनाडु का है। खासी कहाँ का? तो मेघालय का, याद रखिएगा। और नागा कहाँ का है? मणिपुर का है। तो गद्दीस जो है, गद्दीस जनजाति है ये गद्दीस जनजाति हिमाचल प्रदेश का है। टोडा जनजाति कहाँ का? तमिलनाडु का है। खासी कहाँ का है? खासी मेघालय का है। और नागा कहाँ का? नागा जनजाति जो है ना, ये मणिपुर का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, बोल रहा है मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? बताइए मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ एस के लिए जानी जाती है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो लॉ एस खाने के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा तथा महानंदा है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सा है? तो रामगंगा तथा महानंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे ये बोल रहा है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंगानुपात कहलाता है, याद रखिए लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इसमें मिलान कीजिए। इसमें अभ्यारण्य दिया हुआ है, सूची 1 में अभ्यारण्य है, सूची 2 में राज्य है। कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। तो मिलाइए, इसका हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर पता है कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और मेलघाट कहाँ है? तो मेलघाट अभ्यारण्य जो है ना, मेलघाट महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। बुक्सा बोलेगा तो कहाँ है? बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है।
और पखुई कहाँ है, तो पखुई जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र, मत्स्य मेलघाट मत्स्य महाराष्ट्र, बुक्सा बोलेगा तो पश्चिम बंगाल, और पखुई वन अभ्यारण्य कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे, बोल रहा है झारखंड में झूम कृषि, झ से झारखंड, झ से झूम कृषि को क्या कहते हैं, बताइए। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुरुबा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरुबा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिए इसमें बोल रहा है, इसमें 19 का राइट आंसर होगा। कौन इसमें बोल रहा है गलत है, नहर परियोजना दिया हुआ है, अवस्थिति दिया हुआ है, कौन सा नहर परियोजना कहाँ स्थित है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। जवाई परियोजना जो है ना, तमिलनाडु नहीं होगा, यहाँ ये राजस्थान में है, राजस्थान याद रखिएगा। जवाई परियोजना जो है ना, ये राजस्थान में होगा, राजस्थान में, तमिलनाडु नहीं होगा। घाट प्रभा नहर कहाँ है, तो परियोजना ये कर्नाटक में, घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना कहाँ है, तो गुजरात में है। और नीरा नहर परियोजना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ये तीनों से कथन सही है, लेकिन जवाई तमिलनाडु नहीं होगा, राजस्थान होगा। तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई नहर परियोजना गुजरात, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, और जवाई परियोजना बोलेगा तो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। बोल रहा है किस संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हुआ था। नेक्स्ट है उन मौलिक अधिकारों को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। बोल रहा उन मौलिक अधिकार को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त है भारतीय को, और एक कानून एवं समझ समानता ये नहीं है, और अल्पसंख्यक को अधिकार ये प्राप्त है, और जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण ये प्राप्त नहीं है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर, 1 और 3, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त है भारतीयों को, और अल्पसंख्यक के अधिकार ये भी भारतीयों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है कौन, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार रही है। कौन, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 के तहत। क्या होगा, अनुच्छेद 57 के तहत। आपको पता है कि 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा वर्णन है। 54 में क्या है, तो निर्वाचक मंडल का वर्णन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन है। 55 में क्या है, तो 55 निर्वाचक की रीति वर्णन है, निर्वाचक की रीति का वर्णन किया है राष्ट्रपति का। और 56 में क्या है, तो 56 में देखिए पदावधि का वर्णन है, राष्ट्रपति के पदावधि का वर्णन है। और 57 में बोलेगा तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं पर निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, क्या है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों। तो इसमें होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, ये सही है। और इसमें क्या है, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, ये दोनों है। और राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन बोला था भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू होगा तब बनाएगा, और देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे तब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया गया था। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1993 में अपनाया गया था। कब, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है किससे, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किसमें, किससे दिया जाता है, याद रखिएगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय को किससे भाग देंगे, तो देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। बोल रहा है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विमुद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें एक सूची 1 सूची 2 है। इसमें एक दिया हुआ है कि कौन सा क्रांति का संबंध किससे है। तो ये याद रखिए 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। खदान उत्पादन में वृद्धि होगा, हरित क्रांति। खदान उत्पादन में वृद्धि होगा तो हरित क्रांति। और दूध उत्पादन में क्या है, तो दूध उत्पादन में है श्वेत क्रांति, याद रखिएगा। और मत्स्य पालन में क्या है, तो नीली क्रांति। मत्स्य पालन तो नीली क्रांति। और उर्वरक का बोलेगा तो भूरी क्रांति। तो खदान उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक बोलेगा तो भूरी क्रांति। क्वेश्चन हमारे 31 पे बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, बताइए। बोल रहा है इसमें कौन सा युग्म सही है, कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है ना, इसका ऑप्शन देखिए, इधर आया इस ऑप्शन 31 का सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी 1 और 2 सही है, यार कि 1 और 2 सही है, 1 और 2। तो देखिए इधर पे क्या यहाँ पे बोल रहा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इसमें सही कौन है। बोल रहा सही इसमें कौन युग्म सही है। तो इस पंचवर्षीय मॉडल था और मॉडल था ये, तो 1 और 3 क्या है, 1 और 3 सही है। यहाँ पे 1 3 नहीं, यहाँ पे 1 और 2 सही है, याद रखिए 1 और 2 सही है। प्रथम पंचवर्षीय होमर डोमर मॉडल, हेरर डोमर मॉडल पे आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरर डोमर मॉडल पे आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय जो है ना पीसी महालनोबिस पे मॉडल पे आधारित था, महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है गॉडगिल योजना, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो बोल रहा था इसमें कौन सही है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरर डोमर मॉडल पे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर 31 का क्या होगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष कर संबंधी समिति है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सा है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा 32 का। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेखी समिति से। क्या है, रेखी समिति से। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति बोलेगा तो रेखी समिति है, रेखी समिति। नेक्स्ट है बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरियां अब कितना निर्धारित किया गया है, किस पे आधारित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पे आधारित है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे आधारित है। किस पे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, 35 नंबर बोल रहा है आवेग के विमीय सूत्र क्या है, बताइए। आवेग के विमीय सूत्र क्या है, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MLT पर -1 होगा, MLT पर पावर -1। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है। निम्नलिखित में से कौन सा किसका जो है घर्षण बल अधिकतम है, बताइए। किसका जो है घर्षण बल अधिकतम है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत घर्षण जो है ना, इसका घर्षण बल अधिकतम होता है, सीमांत घर्षण का। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है किस पर। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरचॉफ के नियम पर आधारित है। किस पे, किरचॉफ के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंधक है। क्या है, गंधक, याद रखिए क्या है, गंधक। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दूरदृष्टि से होगा। क्या होगा, दूरदृष्टि से। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में बनाया जा रहा है। कहाँ? मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए, बोल रहा है 43 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की उपस्थिति बंध का प्रकार है, क्या है बताइए। बोल रहा है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंधित है। क्या है? हाइड्रोजन बंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बोल रहा है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो याद रखिए 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल का जो प्रयोग है ना जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें है बोला निम्नलिखित में विलयन में से उनके पीएच मान को सम्मिलित कीजिए। इसमें कौन सा किसका पीएच मान कितना होता है ये दिया हुआ है। तो आइए 45 का आंसर क्या होगा देख लीजिए। 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए ऑप्शन नंबर कितना होगा 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 4 सब में सामने ही है, याद देखिए मिलाते हैं। बोल रहा है सांद्र का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है 0 होता है। और नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.5 होता है। तनु NaOH का पीएच मान कितना, तो 13.0 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना 7.0 होता है। याद रखिए सांद्र HCl का 0, नींबू का रस का पीएच मान 2.5, तनु NaOH का पीएच मान 13.0 और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7.0 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे बोल रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करते हैं। परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बोल रहा है झूठा सोना फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है किसको। झूठा सोना किसे कहते हैं। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, FeS2 को क्या कहते हैं, झूठा सोना कहते हैं। झूठा सोना FeS2, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना जो है किसकी संयुक्त परियोजना है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार और नेपाल का है। किसका? बिहार और नेपाल का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है, बताइए। RDX का दूसरा नाम इस ऑप्शन में कौन सा है, बताइए आंसर बताइए कौन सा होगा RDX का दूसरा नाम। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोनाइट होगा। RDX का दूसरा नाम जो है ना साइक्लोनाइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। बोला कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। बताइए, इसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर। प्रयास का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन हार्मोन को जो है ना लड़ो या यूरो हार्मोन बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाई। नेक्स्ट है सभी दालें संबंधित होती है किस स्कूल में। सभी दालें संबंधित होती है किस स्कूल का है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्यूमिनेसी से है। किससे है? लिग्यूमिनेसी से। नेक्स्ट है पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय होता है। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है, तो अंडाशय होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम निर्मित होते हैं किससे। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RNA और प्रोटीन के निर्मित होते हैं। राइबोसोम निर्मित होते हैं RNA और प्रोटीन के। नेक्स्ट है उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन है। उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ड्रीन है। क्या है? कॉन्ड्रीन, याद रखिए कॉन्ड्रीन है। नेक्स्ट है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोन की कमी है। क्या है? बोरोन की कमी। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन, याद रखिए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है 57 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। बताइए कौन सा कोशिका से जो है इंसुलिन का रिसाव होता है। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिका से होता है। किससे? बीटा कोशिका से। नेक्स्ट है एबीओ रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। एबीओ रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस कृमि कारण हाथी पांव होता है। निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पांव होता है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी होगा, फाइलेरियाई क्रीमी से होता है। किसे? फाइलेरियाई क्रीमी से होता है। नेक्स्ट है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यादव पायेंग को कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? यादव पायेंग को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक, मैन मेड पॉल्यूशन, पोल्यूटेंट्स बोल रहा है कि मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोजेनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, के लेखक कौन है? वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, के लेखक कौन है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन है। कौन है? रेचल कार्सन। नेक्स्ट है, इसमें मिलान कीजिए। असत्य कथन है, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना गलत है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद, बिल्कुल सही है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो नूर सुल्तान, बिल्कुल सही है। और तजाकिस्तान की राजधानी एस्ताना, ये गलत है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो एश्खाबाद, ये सही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? एश्खाबाद, और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिस्केक, याद रखिए कि क्या है? बिस्केक। तजाकिस्तान की राजधानी जो है बिस्केक नहीं, दुशांबे, सॉरी दुशांबे होगा, दुशांबे, याद रखिएगा। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे, याद रखिएगा। फिर से मिला मिला कर दे रहे हैं, देखिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो एश्खाबाद है, याद रखिएगा। यहाँ पे सोना नहीं होगा, यहाँ पे दुशांबे होगा तजाकिस्तान की राजधानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, इसमें कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा ना कि 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है 14 नवंबर को नहीं मनाते। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं, 16 नवंबर को। 16 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं? या उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी। अब विश्व विज्ञान मौसम दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी बोल रहा है पुस्तक दिया हुआ है, आलेखक है। इस ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना पुस्तक के लेखक गलत है। याद रखिएगा कि इसका 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कागज ते कैनवास। इसके लेखक जो है ना महादेव वर्मा नहीं है, यहाँ पे इसका लेखक है अमिताभ प्रीतम, याद रखिएगा। अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम इसके लेखक है। कागज ते कैनवास के। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही है। नामिका के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, कमायनी जयशंकर प्रसाद, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कागज ते कैनवास तो अमिताभ प्रीतम लेखक है। यहाँ पे महादेवी वर्मा नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1954 में स्थापना किया गया था, 1954 में। नेक्स्ट है, निम्न राज्य या केंद्रशासित प्रदेश राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। निम्न राज्य या केंद्रशासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडमान और निकोबार है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, केली गोपाल, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम है। क्या है? असम। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? तो असम का है, असम, याद रखिएगा। क्वेश्चन 69 बोल रहा है कि CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। CD रोम का जो फुल फॉर्म है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए। बोला निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? निम्न में से कौन सा महाजनपद है जो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वत्स नहीं है लेकिन अंग है, बिहार के क्षेत्र में स्थित है। वजीव बिहार के क्षेत्र में स्थित है, और मगध जो है बिहार के क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। और वत्स का राजधानी जो है ना कौशाम्बी, याद रखिए। कहाँ है? कौशाम्बी, कौशाम्बी है। नेक्स्ट है,
इसको भी देखिए लीजिए। अंक राजधानी बोलेगा ना चंपा, याद रखिए। अंक राजधानी कहाँ है? चंपा। अंक राजधानी बोलेगा चंपा। अब वैदिक राजधानी कहाँ है? तो वैशाली, याद रखिएगा। वैदिक राजधानी कहाँ है? तो वैशाली। और मगध की राजधानी कहाँ? सबको पता है, राजगिरी है। राजगिरी, राजगिरी है, याद रखिएगा। तो अंक का राजधानी चंपा, वज्जी का वैशाली, मगध का राजधानी राजगिरी। अब बस का राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। तो इसमें क्वेश्चन बोला था कि इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वत्स नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। बोला 78वें फिल्म अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। सबसे फिल्म बोलेगा गंगूबाई काठियावाड़ी, बिल्कुल सही। सबसे अभिनेता बोलेगा पुरुष में राजकुमार राव, सही है। सबसे अभिनेत्री बोलेगा महिला में आलिया भट्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, मोहिनीअट्टम है। क्या है? मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, बताइए क्या होगा? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर, यहाँ पे क्या होगा? श्रीनगर, श्रीनगर होगा, याद रखिए। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखा के क्या किया? रवाना किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोला 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंट का। बोल रहा है 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? याद रखिएगा। इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा। तो अभी लेटेस्ट पार्टी पता है क्या होगा? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी है, ये याद रखिएगा। सबको पता है कौन पार्टी? आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। नेक्स्ट है झाड़ू छाप। क्वेश्चन 75 बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड है। कौन सा राज्य है? झारखंड। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ को देखिए अब हम टिक आंसर मार देते हैं। आप ना पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ निकाल करके आप मैथ बना लीजिएगा। मैथ रीडिंग दोनों बना लीजिएगा, बाकी हिंदी इंग्लिश देख लेते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और मैथ वहाँ से बना लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। तो 76 का राइट आंसर, 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 मिनट होगा। 76 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1242 वर्ग सेंटीमीटर। 78 का आंसर होगा, 78 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 72 होगा। 78 का आंसर 72। आप वीडियो को पॉज करके वीडियो के बना सकते हैं, जैसे या तो पीडीएफ हम डाल ही देंगे टेलीग्राम चैनल पे। 79 का आंसर होगा, 79 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 79 120 डिग्री। 80 का आंसर होगा, 80 का ऑप्शन नंबर सी, 80 का ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैथ बनाएंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा और जितना, इसलिए वीडियो लॉन्ग चल जाएगा, इसलिए आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आपको पता है कि इस वीडियो में ना बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल मिलेगा वीडियो, लेकिन आपको 20 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन खत्म। लेकिन हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। जितना बार आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा ना, गौर से सारा ध्यान अगर आप कंसंट्रेट करके रखते हैं तो सारा आंसर आपको याद हो जाएगा। रिवीजन करने में ना एक रामबाण साबित होगा। थोड़ा सा 2 मिनट बड़ा वीडियो होगा, लेकिन वीडियो एकदम जो है ना 100% कारगर साबित होगा। तो अच्छे से वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार याद नहीं दोबारा देखिए। अगर आप मैथ बनाना है तो मैथ वीडियो को पॉज कर दीजिए, या तो फिर हम पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में, वहाँ से आप पीडीएफ निकाल करके मैथ सोल्व कर लीजिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 का जो है आंसर होगा ना, 81 का याद रखिए, 81 का टिक है ऑप्शन नंबर डी, 12,000 होगा, याद रखिए। 1,20,000 है, सॉरी 1,20,000 है। नेक्स्ट है 82 का आंसर होगा, 82 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 162। 84 का आंसर क्या होगा? 84 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 85 का आंसर क्या होगा? 85 का आंसर याद रखिएगा, 85 का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, 85 का आंसर। अब आइए 86 पे, अब हिंदी है। देखिए बोल रहा है 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाज कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। हिंदी का क्वेश्चन 5-6 तो आएगा ही। बाज कितने प्रकार के होते हैं? तो बाज जो है ना 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाज जो होता है 3 प्रकार के होता है। 87 नंबर बोल रहा है कि लेखक के लिए किताब लाया, इस बाग के लिए कारक बतावे। लेखक के लिए किताब लाया, इस बाग के लिए कारक बताएं, कौन सा कारक होगा? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम प्रदान कारक होगा। क्या होगा? सम प्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाधा है। पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाधा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो।
जिसका कोई आधार नहीं हो, क्या होगा? नवासी का। नवासी होगा जिसका कोई आधार नहीं हो, नवासी का डी। निराधार होगा, क्या होगा? निराधार। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं बताइए? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ होगा 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पराधीन होना। नेक्स्ट है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद बोलेगा तो 92 का ऑप्शन नंबर बी, अति जोड़ आचार, अत्याचार। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शी। नेक्स्ट है अब इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोला 94 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द मैन फ्लेड एग्जॉस्ट आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टार्स। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भराएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइट भराएगा, क्या होगा? फ्लाइट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या? इसका सोबर का क्या होगा? सोबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी, क्लेम होगा, सोबर का क्लेम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो टू फ्लाइट साई ऑफ क्या होगा? 96 का ऑप्शन नंबर डी होगा, टू फ्लाई साई ऑफ, टू ट्राई टू एवॉइड समथिंग, टू फ्लाई साई ऑफ, टू ट्राई टू एवॉइड समथिंग। 97 नंबर बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें बोला ए कन्फ्यूजिंग एंड द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ए कन्फ्यूजिंग एंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे आंसर क्या होगा 97 का? ऑप्शन नंबर डी होगा, कोरंडम होगा, कोरंडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। फेक का क्या होगा? फेक का बोले तो फेक का 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेन्युइनी, जेन्युइन याद रखिएगा, जेन्युइनी होगा। नेक्स्ट 99 का बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन, बोला सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। बोल रहा है ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर, ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बोलेगा द डोर वाज ओपन बाय हिम फॉर हिज मदर, द डोर वाज ओपन बाय हिम फॉर हिज मदर। तो पैसिव वॉइस क्या होगा? द डोर वाज ओपन बाय हिम फॉर हिज मदर। एक्टिव दिया हुआ था, पैसिव बनाना था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, बोला सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बोल रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? तो 100 का राइट, इनकरेक्टली बोल रहा है स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसीड्यूर, क्या होगा? प्रोसीड्यूर। तो ये था सेट नंबर 4 था, सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके पहले का 3 सेट इस चैनल पे वीडियो अपलोड है, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो तीनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा तो रिवीजन पूरा अच्छे से हो जाएगा, याद अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा, अब पता भी चलेगा कि क्वेश्चन कैसा है, कैसा एग्जाम में आ सकता है। तो आपको देखने को बहुत क्वेश्चन मिलेगा। तो सेट नंबर 4 को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट सेट जो है 5 नंबर नेक्स्ट बार देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक में हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज के लिए।